गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली में। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं आज के अपने सेशन या आज के अपने टॉपिक की ओर। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो होगा शैडो बैंकिंग, जिसे हम हिंदी में छाया बैंकिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर शैडो बैंकिंग होता क्या है और ये जो है बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली में किस तरह अपनी भूमिका को निभाता है या किस तरह अपना जो है कार्य करता है। चलिए इसे परिभाषित करने की कोशिश करें। देन शैडो बैंकिंग क्या होता है, सबसे पहले ये प्रश्न बनता है, तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। अ सिस्टम in which financial services or activities performed by non-banking financial companies। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो है मैं इसे हिंदी में पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली होती है या बैंकिंग से बाहर ही होती है, ये ऐसा कह सकते हैं। ये एक ऐसा तंत्र या एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि जिसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं या वित्तीय लेन देन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसे जो है शैडो बैंकिंग या छाया बैंकिंग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसे जो है विस्तृत रूप से इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो है बता दूं, एक वर्ड अभी बीच में जो है आया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसे शॉर्ट में एनबीएफसीज भी कहा जाता है। इसके बारे में कभी एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही समझ लें इसके बारे में कि ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं या होता है। ठीक है जी, इसके बारे में फिर कभी जो है चर्चा करेंगे। पूरा जो है विस्तृत रूप से सेशन या मतलब समय निकालेंगे और बताएंगे आपको इसके बारे में। तो सीधा चलते हैं। ये जो है आज की जो भी हमारा टॉपिक है, ये शैडो बैंकिंग, इस पर जो है विस्तृत एक चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और किस तरह कार्य करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरह प्रभाव पड़ता है, आरबीआई का इसके बारे में जो है क्या, आरबीआई की क्या राय है, और कोई जो है अगर कोई कमेटी बनाई गई है तो उसने क्या सुझाव दिए हैं, और विश्व में ये किस तरह कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे जो है दूसरे शब्दों में डिफाइन करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है जी, तो आइए कुछ इसे जो डिफाइन करने का प्रयत्न करें या परिभाषित करें। अब बताता हूं मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से। देखिए, जो शैडो बैंकिंग या छाया बैंकिंग होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थानों के बीच या मध्य समन्वय का कार्य करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। उस बोर्ड के अनुसार बैंकिंग सिस्टम से बाहर जो लोग या जो संस्थाएं या जो संस्थान वित्तीय लेन देन करते हैं उन्हें शैडो बैंकिंग या छाया बैंकिंग की कैटेगरी में रखा गया है। जी हाँ, आइए थोड़ा इसके बारे में और जानें। ये बात जो है 2007 की है, यानी 2007 की है, जब सबसे पहले जो है पॉल मैकली नामक एक व्यक्ति थे, अमेरिकी व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में इस शब्द को दिया था। 2007 की बात है ये। तो आइए अब जानते हैं कि जो एनबीएफसीज हैं वो किस तरह कार्य करती हैं। ठीक है जी, देखिए, पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये गैर वित्तीय जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होते हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत नहीं आते। जी हाँ, ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, भारत की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत नहीं आते। इन नियमों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि ये उसके अंतर्गत ही नहीं आते। ठीक है, इन नियमों की जो परिधि होती है ना, उससे छूट प्राप्त है।
ठीक है जी। अब जो है क्या होता है कि अब मैं बात कर लेता हूँ कि पहले तो हम ये समझ गए हैं कि शैडो बैंकिंग होती क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि शैडो बैंकिंग जो है वो हमारे देश यानी हमारे प्यारे भारत यानी हमारी जो इकोनॉमी है या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर किस तरह जो है प्रभाव डालती है। ठीक है, पहले तो इसका जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है ना, जो शैडो बैंकिंग होते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो शैडो बैंकिंग होते हैं हमारी बैंकिंग प्रणाली को एक तरीके से कमज़ोर भी बनाते हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये हमारी बैंकिंग प्रणाली को कमज़ोर बनाते हैं या उसे असफल बना सकते हैं। चलिए इस पर एक चर्चा करते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब मान लीजिए कि हमारा जो मार्केट है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मुद्रा की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई हम ज़्यादा कर देंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ खरीदने की कोशिश करेगा जब हर किसी के पास पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है आरबीआई क्या करेगा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसी का कार्य है जो मौद्रिक नीति है उसको लाना और उसको उसका जो है क्रियान्वयन करना, उसे क्रियान्वित करना। तो वो क्या करेगा ऐसी स्थिति में, जो मौद्रिक नीति है उसमें क्या करेगा, जो अपनी बेस रेट है ना, यानी आधार दर, और जो रेपो रेट है यानी रेपो दर, उसमें कुछ वृद्धि कर देगा। ठीक है, उसमें कुछ वृद्धि कर देगा, जिससे क्या होगा, जो मार्केट में, जो बाजार में अतिरिक्त जो पैसा है या जो धन है, ठीक है, जिसका फ्लो हो रहा है, उसे कुछ हद तक शोक लिया जाएगा या उसे कम कर दिया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है जी। अब ऐसी स्थिति में क्या हो, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। मान लीजिए आरबीआई का ये काम है, आरबीआई इस पॉलिसी को लागू कर रहा है। अब मान लेते हैं, या फिर जो है, अब ऐसी स्थिति में एनबीएफसी का क्या रोल होगा। मान लीजिए कि किसी देश में एनबीएफसी जो कंपनीज हैं वो बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं, जो कि आज की डेट में हर देश में लगभग है भी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि अगर आरबीआई अपने बेस रेट में और रेपो रेट में वृद्धि कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बैंक से लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें जो है इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है एनबीएफसीज क्या करती हैं, उन्हें ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है पैसा कमाने की। तो वो क्या करेंगी, वो इंटरेस्ट रेट को कम रख देंगी अपना। ठीक है जी, क्योंकि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगी और लोगों को पैसा जो है मुहैया करा देंगी। ठीक है जी, जब पैसों को मुहैया करा देंगी तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब उसकी मौद्रिक नीति तो फेल हो गई, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वो मार्केट से जो है धन की आपूर्ति को कम करना था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, उनकी जो उन्होंने जो अपने फायदे के लिए जो लोगों को पैसा मुहैया करा दिया कम इंटरेस्ट पर। ठीक है जी, तो इसका तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, यानी वो असफल हो गई। तो इससे क्या होगा, तो देश की जो मौद्रिक नीति है हमारी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से असफल हो जाएगी इन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो जो है बैंकिंग प्रणाली को एक तरीके से असफल बनाने का यहाँ जो है रोल भी निभा सकती हैं। अब दूसरा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो है एनबीएफसीज हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो उसका विश्व में जो है किस तरीके से सभी लोग अपनाए हुए हैं, या वो अपनी स्थिति को किस तरीके से जो है दर्ज कराए हुए हैं इस सेक्टर में। ठीक है जी, तो इसके अंतर्गत क्या है कि वर्ष ये 2002 की बात है, यानी 2002 की बात है। तो उस समय मैं बता दूं, इसका कारोबार बहुत बड़ा है विश्व में।
तो उस समय इसकी जो ऑल ओवर जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो उस समय 2002 की बात कर रहा हूँ 26 लाख करोड़ डॉलर का था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद आता है 2007 यानी 2007, जब पॉल मैकली के द्वारा जो है अमेरिकी एनबीएफसीज के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है जी, पहली बार। तो 2007 में जो है इसका कारोबार बढ़ के उस समय लगभग हो चुका था 63 लाख करोड़ डॉलर का। जी हाँ, इसका कारोबार इतना। और फिर आता है 2011, उसमें इसके बीच क्या हुआ, 2007 और 11 के बीच थोड़ा वैश्विक वित्तीय संकट आया था, जिस वजह से इसके काम पर भी थोड़ा जो है नेगेटिव असर पड़ा था, तो उतना जो है नहीं ग्रो कर पाया इस बीच। लेकिन 2011 तक फिर भी इसने अच्छी ग्रोथ की। लगभग इसका कारोबार उस समय हो गया था 67 लाख करोड़ डॉलर यानी 67 लाख करोड़ डॉलर। जी हाँ, तो लगभग उस समय से माना जाता है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो है यानी वैश्विक जीडीपी का ये लगभग 111% था। बहुत बड़े स्तर पर कारोबार इसका फैला। ठीक है जी। अब भारत में क्या, भारत में भी लगभग बैंकिंग से ये भारत की अपनी जो हमारा देश है उसकी जीडीपी का लगभग 26% उस समय जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी थी। और बैंकिंग प्रणाली जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसका लगभग 86% जो है था। ठीक है। अब आरबीआई क्या करे इस चीज़ को रोकने के लिए। प्रेजेंट में मैं आपको इससे पहले बता दूं कि आरबीआई मतलब क्या करे या किस संदर्भ में बात करने जा रहा हूं। मैं बता दूं प्रेजेंट में जो है जो एनबीएफसीज हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो आरबीआई वो तभी शुरू की जा सकती हैं जब आरबीआई में उसका पंजीकरण कराया जाए या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस कंपनी को पंजीकृत करे अपने पास। और वर्तमान में मैं आपको बता दूं भारत में लगभग एनबीएफसीज की संख्या 12,000 से अधिक है। जी हाँ, 12,000 से अधिक कंपनी है इस तरह की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। अब आरबीआई क्या करे, देखिए अब आरबीआई क्योंकि इसका कारोबार बहुत बड़ा है, ये देश के विकास में भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है एनबीएफसी। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर नेगेटिव है बैंकिंग सिस्टम के लिए तो ये भी जान लें कि देश के विकास में अहम रोल भी, उसकी जीडीपी में अहम रोल भी निभाता है। अब आरबीआई को करना क्या है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जैसा कि मैंने बताया उसके अंतर्गत ये नहीं आती हैं। आरबीआई को अब इसकी जो कार्यशैली है उस पर नज़र रखनी चाहिए, और ताकि जो एनबीएफसीज हैं उसके विकास का असर देश के विकास या देश की अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, उसके लिए भी कुछ नियम या उसको भी नियम के तहत लाया जाना चाहिए, या उसके लिए भी जो है कह सकते हैं हम कि कुछ जो है आरबीआई के द्वारा नियम बनाने चाहिए जिससे देश की आर्थिक प्रगति पर इसका असर ना पड़े और बैंकिंग जो प्रणाली हमारी है वो भी मजबूत रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मुझे आशा है आज आप सभी को जो है शैडो बैंकिंग यानी छाया बैंकिंग के बारे में मैं समझा पाया होऊंगा और आपने भी समझने की कोशिश की होगी। देन तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।